हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम अध्ययन करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का 5वां अध्याय, जो है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो आइए हम जानते हैं पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों के बारे में। देखिए, हम जानते हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पे कि जीवन संभव है। यहाँ पे मानव को जीवित रहने के लिए, उसके आवास के लिए जो भी अनुकूल दशाएं हैं वो सिर्फ पृथ्वी पे ही संभव है। इसलिए पृथ्वी जो हमारे सोलर सिस्टम का एक अनोखा ग्रह भी कह सकते हैं कि है। देखिए, मानव यहाँ जीवित रह सकता है। क्यों? क्योंकि जितने भी जीवन के लिए आवश्यक तत्व हैं, जैसे भूमि, जल, हवा, पृथ्वी पे ही मौजूद है। अन्य किसी ग्रह पे देखना संभव नहीं है। इसलिए पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है। देखिए, जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो सतह है, इसके सतह को या कहें कि इसके पर्यावरण को 3 महत्वपूर्ण घटकों में विभाजित किया गया है, जो एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। ये जो तीनों घटक हैं, एक दूसरे से बिना प्रभावित नहीं रह सकते हैं और कहें कि एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं और तीनों का ही पृथ्वी के परिमंडल में या फिर पृथ्वी के पे अनुकूल जीवन के विकास के लिए इन तीनों का ही बहुत ही बड़ा या कहें कि महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं ये तीनों मंडल। तो आइए देखते हैं। देखिए, जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो ठोस भाग है जिस पे हम निवास करते हैं, इसे कहा गया है भूमंडल। भूमंडल और या इसे स्थल मंडल भी हम कहते हैं। और जितनी भी सारे गैसें हैं, गैसों की जो परतें हैं या फिर जितने भी हमारे जीवन के लिए आवश्यक गैसें हैं, उन आवश्यक गैसों के साथ-साथ अन्य भी महत्वपूर्ण जो गैसें हैं, वो सारे जो गैसें हैं, वो जो पृथ्वी के चारों ओर का स्थान घेरती हैं, उन गैसों उसमें विद्यमान रहती हैं, उसको हम वायुमंडल कहते हैं। इसमें बहुत सारे मुख्य गैसें हैं, जो कि ऑक्सीजन, जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन के साथ-साथ नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य भी दूसरी गैसें हैं, जो इस वायुमंडल में पाई जाती हैं। और पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पे जल पाया जाता है, जिसे हम जलमंडल कहते हैं। यानी जलमंडल में जितने भी सारे जल राशियां हैं, जितने भी सारे जल राशियों के रूप है, उसमें हो सकते हैं। तो इन सारे जल राशियों के जो रूप है, वो सारे जलमंडल में विद्यमान है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं विद्यमान है। इसमें वो उसको भी हम शामिल करते हैं, जैसे वो बर्फ, जल का जो बर्फ है उसे भी शामिल करते हैं, जल को शामिल करते हैं। जो जलवाष्प है, ये सारे के सारे जलमंडल के अंतर्गत हम शामिल करते हैं, जलमंडल में शामिल किया गया है। देखिए, जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, हवा एवं साथ ये मिलते हैं और यहाँ पे सभी जीव पाए जाते हैं। वो इन जीवों को के विकास के लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। या हम कह सकते हैं कि जैसे हम भूमंडल पढ़े, भूमंडल, वायुमंडल व जलमंडल, इन तीनों को मिला करके इन तीनों को संयोग को हम कहते हैं जैवमंडल। और जैवमंडल ऐसा स्थान है, जैवमंडल पृथ्वी पे ही है, जहाँ पे किसी भी जीव, जंतु, वनस्पतियों, पेड़ पौधों, जितने भी सारे जीवित प्राणी हैं, इन सब के विकास के लिए अनुकूल दशाएं उपलब्ध करवाता है। तो आइए एक-एक करके हम सबको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भूमंडल। जो भूमंडल है, तो जिसमें हम देखें अभी कि पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि भूपर्वतीय की चट्टानें शामिल होती हैं। इसमें मिट्टी की पतली परतें शामिल की जाती हैं। इसी में क्या होता है कि जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं भूमंडल में। पृथ्वी की परपटी के साथ-साथ पृथ्वी के कुछ अंदर गहराई तक के भाग इसमें शामिल किए जाते हैं भूमंडल के अंतर्गत। देखिए, पृथ्वी की जो सतह है या भूपर्वती है, कह सकते हैं कि इसको 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। एक तो हो गया बड़े स्थलीय भूभाग। जो बड़े स्थलीय भूभाग है, इसका नाम दिया गया है महाद्वीप, ठीक। और जो दूसरा बड़े जो जलाशय या फिर जल भूभाग है, जैसे एक स्थल भूभाग है, महाद्वीप हो गया। दूसरा जो बड़ा जल भाग है, उसको हम कहते हैं महासागर या महासागरीय बेसिन। तो जो पृथ्वी का स्थल मंडल है, जो पृथ्वी का जो भूमंडल है, भूपर्वती, इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक हो गया आपका महाद्वीप और दूसरा हो गया महासागर। तो जितने भी विश्व के सभी महासागर हैं, सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रश्न है कि क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हैं? तो नहीं, क्योंकि स्थल भाग जो है विखंडित होकर के एक दूसरे से विखंडन द्वारा वो अलग हैं। कुछ जल राशियों द्वारा भी वो अलग किए गए हैं। लेकिन जितने भी महासागर हैं या फिर जल भाग है, वो सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जैसे हम स्थल भाग देखते हैं, तो उसपे उच्चावच कहीं बहुत अधिक
ऊंची पर्वतीय चोटियां देखने को मिलेंगी, तो कहीं हमें पठार, तो कहीं मैदान, कहीं उस पे घाटियां, तो बहुत इस तरह इस प्रकार से स्थलीय भाग में हमें उच्चावचों में बहुत विविधता देखने को मिलती है। लेकिन जो समुद्र का जल होता है, समुद्री जल होता है, उसका तल सभी जगह समान होता है। और या वो ऊंचाई की बात करें, स्थल की ऊंचाई हो, तो जितनी भी स्थल की ऊंचाई है या किसी भी स्थान का ऊंचाई का माप किया जाता है, वो समुद्र तल से ही मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। समुद्र तल को ही शून्य माना जाता है और समुद्र तल से ही स्थल भाग की जो भी भू आकृतियां हैं, उन सब की ऊंचाई मापी जाती है। देखिए, जो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर दिया है माउंट एवरेस्ट, जिसका समुद्र तल से ऊंचाई है 8,848 मीटर, ये ऊंचा है बताया गया है। विश्व का सबसे गहरा भाग है प्रशांत महासागर में शामिल है मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई है 11,022 मीटर। तो ये सारे के सारे माउंट एवरेस्ट हो या फिर मेरियाना गर्त हो, ये सारे के सारे जो है भूमंडल के ही भाग हैं। इसमें हम देखते हैं महाद्वीप। आइए महाद्वीप देखते हैं। देखिए, पृथ्वी पे 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं, और जितने भी महासागर हैं वो सारे के सारे जलराशियों द्वारा एक दूसरे से जुड़े हैं। ये महाद्वीप हैं, इनके नाम हैं, देखिए, पहले एशिया, फिर यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। ये 7 प्रमुख हमारे महाद्वीप हैं। इसमें से देखिए, जो एशिया महाद्वीप है, ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो कि पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला हुआ है। ये महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जो एशिया महाद्वीप है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो कि इसे यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। ये मुख्य फैक्ट है, इसमें तथ्य है कि जो कि यूराल पर्वत है, ये एशिया के पश्चिम है और यूरोप महाद्वीप से इसे अलग करता है। और ये भी मुख्य तथ्य है कि यूरोप एवं एशिया का जो संयुक्त भूभाग है, इसे हम जानते हैं यूरेशिया के नाम से। यानी जो यूरेशिया शब्द है, इसमें यूरोप और एशिया को शामिल करके हम यूरेशिया कहते हैं। देखिए, सबसे बड़ा महाद्वीप हो गया एशिया, इसे तो हम जान लिए। जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया। आइए सबसे पहले हम यूरोप को देखते हैं। देखिए, यूरोप जो है एशिया से तो छोटा है, एशिया से बहुत छोटा है यूरोप। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक ब्रिज जो इसे होकर गुजरता है, यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। जो अफ्रीका महाद्वीप है, ये एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप एशिया के बाद दूसरा स्थान रखता है। इसे देखा जाए तो जो विषुवत वृत्त है 0 डिग्री अक्षांश, इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। और अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग जो है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जिस तरह से एशिया का पूर्वी गोलार्ध में अधिकांश भाग मतलब पूर्वी गोलार्ध में तो एशिया महाद्वीप है ही, और अफ्रीका का जो उत्तरी बहुत बड़ा भाग है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखिए, अफ्रीका यही एक ऐसा महाद्वीप है जो कि इससे तीनों कहेंगे कर्क रेखा, विषुवत रेखा व मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से ही होकर गुजरती हैं। जो सहारा का रेगिस्तान है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, ये जो है अफ्रीका में ही स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा है। जो विश्व की सबसे लंबी नील नदी है, विश्व की जो सबसे, ये मुख्य तथ्य है, विश्व की सबसे नील नदी जो है ये अफ्रीका से ही होकर गुजरती है। अब देखते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरीय स्थल से जुड़ा हुआ है, जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। पनामा स्थल संधि द्वारा ये क्या है कि दक्षिणी अमेरिका से जुड़ा हुआ है। या ये महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका, ये पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यानी 0 डिग्री विषुवत रेखा के बिल्कुल उत्तर में है, और 0 डिग्री जो यमोत्तर है उसके पश्चिम में है। तो ये उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है स्थल संधि, जो पनामा स्थल संधि है, इसी पनामा स्थल संधि द्वारा यहाँ पे उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका द्वारा जुड़ा है। स्थल संधि वो होता है, स्थल का भाग मतलब स्थल का ये एक संकरा
भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। इसी तरह से हम देखें जल संधियाँ। जल संधियाँ जो होती है दो स्थल भागों को इनकी अलग करती हैं, या फिर स्थल भागों को तो अलग करती हैं, साथ ही साथ जो जल संधि होती है वो क्या करती है कि दो बड़ी जल राशियों, जैसे वो समुद्र हो सकते हैं, महासागर होते हैं, समुद्र महासागरों को एक दूसरे से जोड़ती है। जैसे हो गया भारत व श्रीलंका। तो भारत व श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अब देखते हैं दक्षिण अमेरिका। देखिए दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ये पश्चिम में प्रशांत महासागर और पूर्व में हमें अटलांटिक महासागर देखने को मिलेगा। जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो एंडीज है, इसके उत्तर से दक्षिण में फैली हुई, यानी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज हमें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ही देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी, मतलब बड़ी लंबी तो हो गया आपका नील नदी, ये है बड़ी नदी, यानी इसमें कहें कि जल का आयतन या फिर इसका नदी बेसिन है बहुत बड़ा है, बहुत अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन जो है दक्षिणी अमेरिका में ही बहती है। ऑस्ट्रेलिया देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ये चारों तरफ से महासागरों समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। सबसे छोटा होने के साथ साथ द्वीपीय आकृति, वो चारों तरफ से ये सागरों महासागरों से घिरा हुआ है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। अब आते हैं अंटार्कटिका। देखिए अंटार्कटिका एक बड़ा, मतलब ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से ये बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध के साथ साथ क्या है, ये दक्षिणी ध्रुव भी जो है इसी महाद्वीप के मध्य में स्थित है। और जब ये दक्षिणी ध्रुव इसके महाद्वीप में मध्य में स्थित है, इस महाद्वीप के, तो ये बहुत ही शीत प्रधान होगा, ठंड बहुत अधिक होगी। यहाँ पे हमेशा मोटी बर्फ की चादरें या परतों से बिल्कुल ढका रहता है। किसी प्रकार का यहाँ पे कोई मानव निवास नहीं है। सिर्फ इसमें ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये सिर्फ शोध कार्यों के लिए यूज किया जाता है, वैज्ञानिकों द्वारा रिसर्च के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम देखें तो भारत के भी शोध संस्थान देखने को मिलेंगे, जिसमें से मुख्य नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। तो ये दो शोध संस्थान यहाँ पे भारत के हमें देखने को मिलेगा। अब आते हैं जलमंडल पे। देखिए हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। और नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि जल की मात्रा बहुत अधिक है। इसे विशाल जल राशि के कारण ही यदि अंतरिक्ष से भी देखा जाता है तो इसका रंग क्या होता है, कुछ नीला दिखाई देता है। इस वजह से इसको नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह कहने का यही तात्पर्य इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जल राशि बहुत अधिक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 71% भाग पे जल का विस्तार है पृथ्वी के, और मात्र 29% भाग पे स्थल है। जलमंडल में जो जलमंडल है, इसमें सभी रूप, मतलब इसमें सभी रूपों को शामिल किया जाता है। इसमें महासागर, नदियां, झीलें, हिम नदियां, भूमिगत जल, वायुमंडल में जो भी जल वाष्प की मात्रा उपस्थित है, इन सबको जलमंडल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो 97% से अधिक भाग है जल का, वो महासागरों में पाया जाता है। यानी जैसे पूरे पृथ्वी के 71% भाग जो जल है, इस 71% का 97% से भी अधिक भाग कहेंगे महासागरों में पाया जाता है। और वह इतना अधिक खारा होता है कि इसका उपयोग करना मानव के लिए उपयोग में नहीं आ सकता, या मानव के लिए लाभदायक नहीं है इसका उपयोग करना। देखिए हम इसको देखते हैं, इसमें ये जो इस डायग्राम के माध्यम से बनाया गया है, पूरे महाद्वीपों को दर्शाया गया है। इसको देख करके हम क्रम का अनुमान लगा सकते हैं कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। देखिए ये एशिया का क्षेत्रफल है, तो इसको देखने से हमें लग रहा है कि एशिया जो सबसे बड़ा है। तो एशिया जो सबसे बड़ा है ही, तो ये हो गया सबसे बड़ा महाद्वीप। पहले स्थान पे क्षेत्रफल के आधार पर रखें तो अफ्रीका दूसरे स्थान पे आ जाता है, उत्तरी अमेरिका आता है तीसरे स्थान पे, उसके बाद आता है चौथे स्थान पे आ जाता है दक्षिण अमेरिका, पांचवें पे आ जाता है अंटार्कटिका। क्षेत्रफल के हिसाब से ये सारे घटते क्रम में यूरोप का स्थान आ जाता है छठवां, व सातवां हो जाता है ऑस्ट्रेलिया, जो कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप हो गया ऑस्ट्रेलिया। अब विश्व का सबसे बड़ा, ये बड़ा हो गया आपका एशिया और छोटा हो गया ऑस्ट्रेलिया। देखिए हम जल पे थे, जल पे आते हैं पुनः।
देखिए जो उसके बाद जो शेष जल का बहुत बड़ा भाग जो है वो बर्फ के चादरों एवं हिमानियों और भूमिगत जल के रूप में उपस्थित है। इतने भी जल राशि है। और कहेंगे 97% भाग तो महासागरों में उपस्थित है, जो कि लवणीय जल है, उसका उपयोग बहुत कम है मानव जीवन के लिए। लेकिन जल का जो बहुत कम भाग है वो अलवण मतलब कम ही भाग जल के या कहें कि स्वच्छ जल के रूप में बहुत कम ही प्रतिशत भाग उपस्थित है, जो कि मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। देखिए इतने 71% भाग पे जल राशि उपस्थित होने के बावजूद भी और कहें कि नीला ग्रह इसको संबोधित करने के बावजूद भी वर्तमान समय में हम पानी की समस्याओं से जूझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। क्योंकि इतने बहुत एक तो इसका 97% भाग सब के सब ये खारे जल के रूप में उपस्थित है और कुछ भाग जो बर्फ की परतों हिमालय के रूप में संचित है, तो जल की समस्या तो होगा ही। दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ने की वजह से भी हमें जल की समस्या महसूस करने को मिल रहा है। आगे हम देखते हैं महासागर। महासागर देखिए महासागर जो है ये जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े भी हैं और महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। इसमें तरंगे, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं, महासागरीय जल की ये 3 मुख्य गतियां हैं। इन सारी गतिविधियों द्वारा ये महासागर का जल हमेशा गतिशील रहता है। देखिए इसमें ये मुख्य तथ्य है कि बड़े से छोटे आकार के आधार पे जो महासागर है, महासागरों को चार प्रमुख प्रकार में इसमें बांटा गया है, दिया गया है। 4 महासागर प्रमुख हैं। देखिए इसमें पहला हो गया आपका प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर व चौथा हो गया आपका आर्कटिक महासागर। देखिए जो एक हम अंटार्कटिक महासागर पढ़ते हैं वो अटलांटिक महासागर का ही कहें कि वो दक्षिणी भाग है, तो उसको हम अलग करते भी है, नहीं तो अटलांटिक महासागर में उसको उसका दक्षिणी भाग मान लिया जाता है। तो इसलिए इसमें जो 4 प्रमुख महासागर इस बुक में दिया गया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर व आर्कटिक महासागर। इसमें से देखिए ये मुख्य तथ्य है कि जो प्रशांत महासागर है सबसे बड़ा महासागर है। ये पृथ्वी का 1/3 भाग पर फैला हुआ है। वो पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त जो है प्रशांत महासागर में ही स्थित है। कहेंगे तो जो इसकी आकृति की बात करें तो जो प्रशांत महासागर है ये लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। देखिए जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसकी जो आकृति है एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका महाद्वीप की उपस्थिति दर्ज की जाती है। अटलांटिक महासागर की जो तट रेखा है बहुत अधिक तंदुरित है। यह अनियमित एवं तंदुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति यानी अनियमित है, कटे फटे हैं, तो प्राकृतिक पोताश्रय के लिए काफी अनुकूल है। इसलिए व्यापार की दृष्टि से मतलब पोताश्रय के लिए अनुकूल भू आकृति दशाएं हैं, तो पोताश्रय बहुत उपस्थित है और इस वजह से ये जो है व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। विश्व का सबसे कहेंगे व्यापार की दृष्टि से व्यस्ततम महासागर है, तो ये है अटलांटिक महासागर। अब आते हैं हिंद महासागर पे। देखिए हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पे रखा गया है, हिंद महासागर। ये महासागर इसकी आकृति की बात करें तो ये क्या है, त्रिभुजाकार है। यानी जो हिंद महासागर त्रिभुजाकार हो गया, अटलांटिक महासागर हम देखें इस अक्षर के आकार का है, वह जो प्रशांत महासागर है ये वृत्ताकार है। देखिए जो हिंद महासागर इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से ये घिरा हुआ है। जो आर्कटिक महासागर ये उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है और यह उत्तर ध्रुव जो उत्तरी ध्रुव उसी के चारों तरफ फैला हुआ है। और जो प्रशांत महासागर है इससे एक छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है जिसे हम बेरिंग जल संधि के नाम से जानते हैं। तो जो आर्कटिक महासागर है ये प्रशांत महासागर से बेरिंग जल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से
मतलब इस स्थल खंडों द्वारा कहें कि जो आर्कटिक महासागर है ये घिरा हुआ है। अब हम देखते हैं वायुमंडल। देखिए, जो वायुमंडल है हमारे पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरा हुआ है। इसी गैसों का जो परत है, इन गैसों में विभिन्न गैसें मुख्य रूप से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन, हीलियम, नियॉन, जितनी सारी और भी गैसें, इन सबके जो परत है हमारे पृथ्वी के चारों तरफ फैला हुआ है, इसे हम वायुमंडल कहते हैं। देखिए यहाँ दिया है कि वायुमंडल की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे कि हम लोग सांस लेते हैं, और यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाता है। देखिए ये मुख्य तथ्य है इसमें कि ये कि जो वायुमंडल है इसकी जो ऊंचाई इसमें दिया है, वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य आधारों पे 5 परतों में बांटा गया है। मुख्य तथ्य 5 परतों में बांटा गया है। इन सभी परतों को हम यदि पृथ्वी की सतह से शुरू करें ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ इसका क्रम हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल, उसके ऊपर आएगा समताप मंडल, उसके ऊपर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल व बहिर्मंडल। तो इन 5 परतों में बांटा गया है वायुमंडल को। देखिए जो वायुमंडल है यह मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार देखा जाए तो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और अन्य सारे जो दूसरी गैस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% में शामिल की जाती है। ऑक्सीजन जो हम सब लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन सांस लेने के लिए बहुत आवश्यक है, जबकि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए अति आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड का भी महत्व जो है कम मात्रा में है, लेकिन ये भी पृथ्वी पे बहुत आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही धीरे धीरे पृथ्वी जब तापमान बढ़ा तो फिर इस पे जीवन संभव हुआ। लेकिन इसकी एक विशेषता ये है जब कि ये पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को क्या करती है, अवशोषित कर लेती है, जिससे पृथ्वी क्या होती है, गर्म रहती है। और यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। पौधों की वृद्धि के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत आवश्यक है ही है, और यदि इसकी मात्रा बहुत अत्यधिक बढ़ जाती है तो ये मनुष्य के लिए या फिर मानव जाति के लिए एक समस्या खड़ा कर सकती है। देखिए ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है, और यह क्या होता है कि यह घनत्व समुद्री तल पे सबसे अधिक होता है, और जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं तो इसका सघनता तेजी के साथ क्या होता है, घटता जाता है। जैसा कि हम ये तो जानते हैं कि जो पर्वतारोही होते हैं वो ऊपर की तरफ जब पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो हवा के घनत्व में कमी होने के कारण उनको सांस लेने में काफी कठिनाई होती है, क्योंकि जो हवा होती है उसका घनत्व काफी कम होने लगता है। तो इसलिए वो अपने साथ ऊंचाई पे चढ़ते समय ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके चढ़ते हैं। जैसे इसमें देखिए चित्र में दिखाए गए तीनों मंडलों को एक साथ बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया है। यह आपका स्थल मंडल हो गया, स्थल भाग इसमें शामिल है, स्थल भाग वायुमंडल, और ये हो गया जल मंडल। और इन तीनों को शामिल करके इन तीनों को हम कहते हैं, स्थल मंडल, वायुमंडल व जल मंडल को जैव मंडल। जैव मंडल जो कि जीवन के लिए अनुकूल दशा उपलब्ध करवाता है। देखिए यहाँ दिया है कि ये एक मुख्य तथ्य है कि ऊपर की तरफ हम जैसे जैसे जाते हैं तो तापमान भी घटता है। घनत्व तो वायु राशियों का घनत्व तो कम होता ही होता है, साथ ही साथ तापमान भी घटता है। देखिए वायुमंडल जो है पृथ्वी पर दबाव डालता है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे अलग अलग होता है, यानी कुछ स्थान पे दबाव बहुत अधिक रहता है, कुछ पे कम रहता है। जो वायु होती है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। देखिए एक ये मुख्य तथ्य है कि गतिशील वायु जो को हम पवन कहते हैं, यानी जितने सारे गैसें हैं, एयर है, उसे हम वायु कहते हैं। और एक विशाल
धारा के रूप में एक निश्चित दिशा में जो हवा वायु प्रवाहित होती है उसे हम पवन कहते हैं। अब देखते हैं हम जीवमंडल। देखिए जो जीवमंडल है, जीवमंडल या फिर जैवमंडल, देखिए स्थल, जल और वायु यानी हवा, इन तीनों का जो बीच का जो सीमित भाग है ये कहलाता है जीवमंडल। और यहाँ क्या है, जीवन मौजूद है। यहाँ पे जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों से लेकर के, सूक्ष्म जीव इसमें बैक्टीरिया से लेकर के बड़े स्तनधारी जीव भी इसमें शामिल किए जाते हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीव जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। देखिए जो जीवमंडल है, जीवमंडल के प्राणियों के मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक तो हो गया जंतु जगत और दूसरा हो गया पादप जगत। जंतु जगत में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु प्राणी, इसमें स्तनधारी, उभयचर, पक्षी, ये सारे शामिल किए जाते हैं जंतु जगत में। पादप जगत में विभिन्न प्रकार की हमें वनस्पतियां देखने को मिलेंगी, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों को इसमें व्यक्त किया गया है। और पृथ्वी की ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप से प्रभावित भी करते हैं। इसमें देखते हैं हम, देखिए ये दिया है कि इसमें जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे कि इसमें भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है, सुनामी जैसे दिया है तो सुनामी के कारण भी इसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस सुनामी के कारण बहुत सारी आपदाओं के कारण आने से विनाश भी हमें देखने को मिलता है। जैसे एक बार सुनामी आई थी भारत में, तो यहाँ दिया है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कुछ भाग पानी में डूब गया था। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल जो होता है मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है, और जो कि ये जल होता है दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। मानव के साथ साथ अन्य भी जो जीव, अन्य जीव जंतु हैं, अन्य जो पशु हैं, उनको भी प्रभावित करता है, काफी नुकसान पहुंचाता है। इसके साथ साथ उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों को उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है, यानी वायुमंडल को प्रदूषित कर रहा है। ये सारी चीजें हमें विभिन्न प्रकार की आपदाएं, जैसे कि सुनामी हो गया, भूकंप भी हो गया, ये सारी आपदाएं कुछ कहीं ना कहीं जल प्रदूषण को भी प्रभावित करता है। इन आपदाओं के साथ साथ जो मानव द्वारा उत्सर्जित वर्ज्य पदार्थ है, उन सारों द्वारा भी हमारा जलमंडल प्रदूषित हो रहा है। और देखिए इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। यानी CO2 की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, और इस वृद्धि को ही हम क्या कहते हैं, जो वैश्विक रूप से तापमान बढ़ रहा है, इसको हम भूमंडलीय तापन, वैश्विक तापन, या हम इसे ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। भूमंडलीय तापन हो गया, इसे कहते हैं। यानी जितने अधिक से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती जाएगी, ये क्या करता है कि पृथ्वी के तापमान को अवशोषित करता है। जो भी पृथ्वी द्वारा तापमान उत्सर्जित किया जाता है, उसकी दीर्घ जो लंबी तरंगे होती हैं, उसको ऑब्जर्व कर लेता है, बाहर नहीं निकलने देता है, उस एक परत बना लेता है उससे, तो इससे तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसे बढ़ते तापमान को हम ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय तापन या वैश्विक तापन के नाम से भी जानते हैं। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के जो प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के साधनों को सीमित व सतत रूप से उपयोग की आवश्यकता है। यानी सीमित उपयोग तो करें ही, साथ ही साथ व्यवस्थित रूप से या उसको ध्यान में रख कर करें कि आज के भी हमारी आवश्यकताएं पूरी हो सके, वो प्रदूषित भी ना हो सके, और भविष्य में उपयोग के लिए वो हमारे लिए भविष्य में उपयोग के लिए बचे रहें, या हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो भविष्य में उपयोग के लिए बचे रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।